C डबल बॉन्ड OH, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर इसका मैं आयन बनाऊं तो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये एसिडेट आयन बनता है। इसके कंपटीशन में अगर यहाँ पर मैं फॉर्मिक एसिड रख दूं तो बेटा ये आपके पास HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव बना। तो अगर इन दोनों में से देखें तो विच वन इज स्ट्रॉन्गर, तो बेटा जो आपके पास मैथनोइक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर होगा। मैथनोइक एसिड एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है rather than बेटा किसे एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH, इससे स्ट्रॉन्गर एसिड है जो फॉर्मिक एसिड है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन है इसके अंदर मौजूद ये जो H है, ऊपर वाले केस में C3 ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। हालांकि इसको चाहिए कि जब H पॉजिटिव में डोनेट हो गया तो इसके जो कार्बन आयन बना है उसको स्टेबलाइज करे, लेकिन यहाँ पर जो C3 ग्रुप होता है वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने फिनोल में पढ़ा था। तो इसलिए एक पॉइंट लिख रहा हूं, अगर तो नोट में देखें, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लग जाए, इसके साथ क्या लग जाए इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, तो वो क्या करेगा? एसिडिटी को इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा? एसिडिटी को इंक्रीज। बेसिकली H भी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप में ही कंसीडर होता है। इसकी एग्जांपल देखें, ऐसे समझ लें आप कि मैंने फ्लोरीन लगा दिया किसी भी एसिटिक एसिड के साथ, फ्लोरीन लगा दिया तो इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। इसको थोड़ा सा मैं ये जो आपके पास FCH2C डबल बॉन्ड OH, इसकी एसिडिटी ज्यादा है किसे? क्लोरीन वाले से, और क्लोरीन वाले की ज्यादा है किसे? ब्रोमीन वाले से, और ब्रोमीन वाले की ज्यादा है किसे? आयोडीन वाले से। और अगर कोई भी ग्रुप है इनमें से तो उनकी ज्यादा है किससे? एसिटिक एसिड जो नॉर्मल होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये फ्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप लग गया, तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतनी वो इसकी एसिडिटी को भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अच्छा, इसमें ये भी आपको देखना है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने लगे हुए हैं या नंबर ऑफ एटम्स आप बोल रहे हैं। जैसा कि अगर तो बेटे 3 फ्लोरीन लगे हैं, कार्बन के साथ 3 क्या लगे हैं? फ्लोरीन, तो इसका ज्यादा होगा किससे? जिसमें 2 लगे हुए हैं, और इसका ज्यादा होगा किससे? जिसमें बेटा आपके पास एक ग्रुप लगा हुआ है, और इसका ज्यादा होगा किससे? जिसमें कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ। ये बातें आपने याद रखनी है जो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड थी, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे देख लें, अगर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट पड़ेगा तो एसिडिटी कम होगी, अगर इलेक्ट्रॉन में ड्राइंग इफेक्ट पड़ेगा तो एसिडिटी ज्यादा होगी। जी, इस बात क्वेश्चन करें। सर मैंने पूछना था कि जो मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो बेंजीन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अलग है? नहीं नहीं, इनके लिए भी यही बातें वहां पर भी हो सकती हैं सर। जैसे वहां पे हेलो हैलोजन को ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, लेकिन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से हमने देखा नहीं वहां पर जो हेलो ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट उस तरह से शो नहीं करते जैसे बाकी मेंबर्स शो करते हैं। तो इसको भी इसलिए यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग लिख दिया। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इन अ सेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म में, ठीक है। जब मैंने फ्लोरीन वगैरह की बात की थी, देखिए मैंने लिखा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, और वैसे मैंने इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग लिखा है, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग करें। वो बेसिकली पर्पस उसका है जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, ठीक है जी। सर इसमें हैलोजन्स होंगे बस? जी, इसमें ओवरऑल हम हैलोजन्स का ही ट्रेंड पढ़ते हैं। ओके सर, एक और क्वेश्चन था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी रिएक्टिविटी किस वजह से होती है, किस ग्रुप की वजह से? कार्बोक्सिलिक एसिड जी, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, उसमें उसकी रीजन है कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यानी कार्बोनिल ग्रुप जो होता है ना ये बेसिकली पोलर होता है। कार्बोनाइल होता है ना? नहीं, अच्छा क्वेश्चन दोबारा बोलिए क्वेश्चन। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बो ये देखो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वो फिर आपके पास होगी, ये देखिए ये है ना आपके पास कार्बोक्सिलिक, तो ये जो ऑक्सीजन है ना ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो बेसिकली इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की वजह से इसकी एसिडिटी होगी। सर कौन सा लगाएंगे, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल या फिर कार्बोक्सिल? ये वाला कार्बोक्साइल, ये वाला जो पूरा ग्रुप है ना इसकी वजह से इसकी एसिडिटी है,
ठीक है, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर वो क्या होगा, फिर वो रेजोनेट होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा। तो इन शॉर्ट ये जो कार्बोनिल ग्रुप ही है यही इसी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा होता है। ठीक है सर वो एलएमएस में एमसीक्यू था ना, तो उन्होंने फिर पूरा कार्बोक्सिल लिखा हुआ था, हालांकि बुक लाइन जो है वो कार्बोनाइल है। नहीं, पूरा कार्बोक्सिल पूरा इन्वॉल्व हो जाएगा ना। ये देखो मैंने कहा कि पहले ये इलेक्ट्रॉन से छीनेगा, फिर ये आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा। सही ठीक है, थैंक यू सर। जी ने मेरा बेटा क्वेश्चन करें। अस्सलामुअलैकुम सर। सर मैंने ये पूछा था, मैंने वो क्लास लेट ज्वाइन की थी, जो आपने लास्ट टेबल बनाई थी जिसमें फ्रूट्स वगैरह के नाम लिखे हुए थे, तो वो क्या चीज है? वो फ्रूट्स के नाम लिखे हैं और फ्लेवर लिखा हुआ है बेसिकली, और उसके आगे उनका जो एस्टर एस्टर्स है के? बेटा आप अपनी बुक में देखेंगे ना तो टेबल बना होगा, उस अच्छा टेबल ठीक के है। अंदर जो नाम लिखे हुए हैं ना, मैंने उसके आगे उनके फ्लेवर लिखे थे। मैंने जस्ट उसका एक निमोनिक बनाया था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, आई बी आओ और बी राज पाओ। तो वो फ्लेवर ठीक है के सर, साथ जो था ना वो याद हो जाएगा। ओके जी, कोमल बेटा क्वेश्चन करें आप। सर एनहाइड्राइड फॉर्मेशन को कंडेंसेशन कह सकते हैं? हाँ, क्योंकि एलिमिनेशन ऑफ वाटर है। ठीक है, ओके सर। तो आप इसको एलिमिनेशन भी लिख लें, डिहाइड्रेशन भी लिख लें और कंडेंसेशन भी लिख सकते हैं। ये कंडेंसेशन ओके जी। जी क्या क्वेश्चन नवेरा आपने एड्रेस किया हुआ है? जी एलिना बेटे क्वेश्चन करें। सर यहाँ पे जो आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एसिडिटी से ताल्लुक बताया है, तो सर उसमें अगर हम एक साइड पे 2 फ्लोरीन ले लें और दूसरी तरफ पे अगर हम 3 क्लोरीन ले लें, तो फिर उसमें कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? यानी क्लोरीन अगर 3 ले लें और फ्लोरीन 2 ले लें। अच्छा ऐसे यस केसेस सर। भी आते हैं, लाइक इसमें बाज़ वक्त नाइट्रो वाला भी आता है, तो बेसिकली फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो वो विन करेगा। ठीक है, ओके जी। ओके सर ठीक है। एहसान आप बोले बेटा। सर ये जो फ्लोरीन और क्लोरीन है ये हमारे पास ऑर्थो पैरा है, तो मतलब ये तो ऑर्थो पैरा इधर डीएक्टिवेट नहीं करना बेटे, वो बेंजीन के अंदर ऑर्थो पैरा होते हैं, कार्बोक्सिलिक में कौन सा ऑर्थो पैरा हो गया? अच्छा, मतलब इधर कोई कॉन्सेप्ट ही कुछ और हो सकता है इनका। हाँ जी, देखो इसमें तो ऑर्थो पैरा वाली बात ही नहीं। ओके जी। अच्छा नेक्स्ट, अब हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो जनरल सा टॉपिक है, उसमें कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ जो है इंशाल्लाह फिर मैं कार्बोक्सिलिक होने के साथ ही इसकी टेस्ट में पार्टिसिपेशन में लेके आऊंगा। अच्छा आप सर सभी वो जो लोग एलएमएस पे ना सर ने ये भी करवाया होता कि इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, वो टॉपिक अच्छा करना है। देखो, हाँ देखो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स कोई भी बना रहे हैं आप, ठीक है, ओके। जैसे ये मैंने जो डेरिवेटिव्स ही बनाया ना, बेसिकली दीस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप उसमें देखें, लेक्चर देखें, उसमें जो जो कन्वर्जन्स करवाई हुई है वो सारी देखें। अच्छा देखें जी, मैं आप सबको ना अनम्यूट कर रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन। तो उसमें आप कोशिश करें कि हैंड रेज ही करें। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस ऑप्शन को मैं अनम्यूट ही रहने देता हूँ, म्यूट ही मैंने कर दिया आप सबको। आप ऐसा करेंगे कि पार्टिसिपेट करेंगे और फिर हम उसमें शेयरिंग करते रहेंगे। ठीक है, जैसे वेरी सिंपल हमारा जो टॉपिक है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, बेसिकली जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल में कंसिडर होंगे। अच्छा कुछ बुक्स में मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए कंडीशन लिखी होती है कि अगर उसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 से अबव होगा तो वो मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर में आ जाएंगे, और अगर वो मास कम होगा तो फिर वो मैक्रोमोलिक्यूल में नहीं कंसिडर होते। ठीक है, तो लेकिन वो कोई आपके पास एग्जैक्ट रूल नहीं है कि मैक्रोमोलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास कितना होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल हम जो बोलते हैं कि जो जॉइंट मॉलिक्यूल है, पॉलीमर की फॉर्म में बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, उनको आप क्या बोलते हैं कि वो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। अच्छा अब इसी मैक्रोमोलिक्यूल की एग्जांपल एक पॉलीमर भी है। पॉलीमर क्या है, जिसमें वो एक स्मॉल मोनोमर से मिलकर पॉलीमर बना रहा है, और मोनोमर क्या है, जो रिपीटिंग यूनिट है। तो ये बातें बहुत सिंपल है, आपने पढ़ी है। जैसे अमीनो एसिड्स मिलकर आपके पास प्रोटीन बना रहे हैं, तो अमीनो एसिड्स आता है मोनोमर्स, एंड जो आपके पास प्रोटीन बनना है वो आपके पास क्या होगा, पॉलीमर होगा, और वो मैक्रोमोलिक्यूल होगा। ठीक है, बहुत से मॉलिक्यूल उसमें अराउंड 10,000 या मोर देन 10,000 जो इसमें होते हैं। जी सना आपका क्वेश्चन है।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बेटे, क्वेश्चन करें। सर मैंने पूछना था कि पिक्रिक एसिड की एसिडिटी सर कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होती है? पिक्रिक एसिड की कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ कर रहे हो? यस सर। ओके, ट्राई नाइट्रोफिनोल होगा, 3 नाइट्रो ग्रुप। अच्छा, इसकी पीके वैल्यू देखें फिर आइडिया हो सकता है आपको। वैसे जो मिनरल एसिड्स होते हैं ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं, ठीक है। ये नहीं सर। होना तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जरा इसको इसकी पीके वैल्यू चेक करें फिर पता लग सकता है। जी सर। क्या आइडिया है पीके वैल्यू क्या है इसकी? सर नो सर, बस मैंने इसका के ए आंसर वैल्यू पढ़ा का था पता कि है? सर नो सर, मैंने इसका आंसर पढ़ा था कि पिक्रिक एसिड की एसिडिटी ज्यादा होती है कार्बोक्सिलिक एसिड। सर मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लिखा था, मैं रीजन जानना चाह रही थी असल इसीलिए। में नॉर्मली होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, जो आपके पास सिंपल है, मिनरल्स हैं, उनकी ज्यादा होती है। लेकिन अब फिनोल के ऊपर देखें सर ग्रुप्स लग गया, 3 ग्रुप्स लग गया नाइट्रो। अब वो तीनों नाइट्रो ग्रुप जो है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे। तो फिनोल से तो डेफिनेट वे में इनकी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अब वो जो कार्बोक्सिलिक है वो कौन से वाला है ये भी देखना है ना। कार्बोक्सिलिक सर अगर एलएमएस पे जी बेटा, एलएमएस में सर ने इसका लिखवाया था कि जो पिक्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। सारे कार्बोक्सिलिक एसिड से या जस्ट एसिटिक एसिड से, ये देख लें। फिर उन्होंने तो कहा था कि पिक्रिक एसिड में कुछ अब वो strong जनरल है। बात की ना, जनरल बात की। अब उसमें आप देख लें, क्योंकि एसिडिक एसिड से तो क्लोरो भी बेहतर है, इवन मैथोनाइक भी बेहतर है, ठीक है। मैथोनाइक एसिड की मैंने बताया अभी एसिडिटी ज्यादा है। तो आप ये देखिए कंपैरिजन किसे कर रहे हैं, ट्राईफ्लोरो से तो नहीं कर रहे। जो के ए वैल्यू है ना इसकी, पिक्रिक सर एसिड जी की हम के ए वैल्यू, हाँ जी। ये हमें जो पीके वैल्यूज हैं याद करने हैं, सर ने टेबल नहीं में शो नहीं, ये करवाया था देखो कि ना, नहीं नहीं, कुछ केसेस ऐसे हैं ना जिनका मैं कह रहा हूँ जस्ट कंफर्मेशन के लिए आप इसको देख लें, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ, कंफर्मेशन के लिए कह रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बाकी उसकी ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें बेटा, हम बात कर रहे थे कि मोनोमर्स जो हैं उनके मिलने से पॉलीमर बनता है। अच्छा, अब इसमें बहुत सी एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है। वो आपके जो पॉलीमर है वो सिंथेटिक भी हो सकता है, वो नेचुरल भी हो सकता है, ठीक है। वो आप देख लेंगे कि कौन कौन से सिंथेटिक में आ जाते हैं, लाइक पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ठीक है। इस तरह के बहुत से पॉलीमर्स हैं जो सिंथेटिक में आते हैं, और बहुत से नेचुरल, सेलुलोज है, स्टार्च है, प्रोटीन्स है, ठीक है, ये सारे उसमें आ जाते हैं। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट देखें, तो जो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन बेसिकली आपके पास पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स है। और अमीनो एसिड्स के अंदर जो हमने केमिस्ट्री के अंदर चीजें लर्न करनी है वो ये कि अमीनो एसिड का आपको पहले फार्मूला पता हो। बेसिकली अमीनो एसिड में आपके पास 4 ग्रुप्स लगे होते हैं, आपने एलएमएस पे इसका लेक्चर अटेंड किया होगा। तो उसमें आपने देखा कि 4 ग्रुप लगे होते हैं, NH2 है, R है, कार्बोक्सिल ग्रुप है और H ग्रुप है। और आपको पता है जी, मैंने ये बात बताई थी कि इनको कायरल कार्बन भी कहते हैं, क्योंकि कार्बन जो है वो डिफरेंट ग्रुप के साथ लगा होता है, और सिर्फ एक जो ग्लाइसिन है उसमें क्योंकि H आ जाता है तो उसके अलावा बाकी तमाम कायरल कार्बन मिले होते हैं। अच्छा, अब इसमें अमीनो एसिड में मुझे आप में से बच्चे बता सकते हैं कि इसमें बॉन्ड कौन सा होता है, अमीनो एसिड में जो बॉन्ड है वो कौन सा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो बेटा इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अच्छा अब सुने, जब अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, फिर डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड तक चले जाते हैं। क्या तमाम पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स होते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है जी। मोहम्मद ताहिर आप बताएं, क्या तमाम पॉलीपेप्टाइड लिंकेज प्रोटीन्स होते हैं? हैंड रेज करें, शाबाश। तो मैं बताऊं जी सर, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, सर क्या क्वेश्चन है? बच्चे आपके पीछे से बहुत शोर है, तो काइंडली जरा ख्याल करें। सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया। क्वेश्चन बेटा ये है कि क्या तमाम पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन्स होती हैं कि नहीं? जी बिस्मा, आप क्या कहते हैं जी? सर नहीं होती, नहीं जिनका होती। 10,000 से अबव मैथ्स होता है वो 14 होती है। ओके, वेरी गुड। तो बेटा ये विद रिस्पेक्ट ऑफ मैथ्स हम डिस्कस करते हैं। अगर मोर देन 10,000 मैथ्स होगा तो प्रोटीन्स होंगे, और अगर अप टू 10,000 होगा तो फिर वो पॉलीपेप्टाइड के अंदर कंसिडर होते हैं, ठीक है। अच्छा, पेप्टाइड बॉन्ड में कौन से नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं? जरा मेजर जो पेप्टाइड है उसमें कौन से नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं? जी हैंड रेज करें, शाबाश। जी सबात बेटे आप बताएं।
सर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ओके, अच्छा जी। एहसान आप ये बताएं कि पेप्टाइड लिंकेज किसके दरमियान होता है? कौन से दो एटम्स में पेप्टाइड लिंकेज होगा? सर इसका था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, आई हाय, थिंक। कार्बन और नाइट्रोजन। और कार्बन कार्बन नाइट्रोजन। कार्बन और नाइट्रोजन में, ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन में आपके पास पेप्टाइड लिंकेज होता है। अच्छा, आप में से अगर आप देखें इम्यूनो एसिड के अंदर कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं? जी मरियम राशिद आप बताएं, अमीनो एसिड के अंदर कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो देखें बेटा, बेसिकली प्रोटीन्स किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटीन मिलकर बनते हैं अमीनो एसिड से। इट मींस कि अमीनो एसिड इसका मेन फंक्शनल पार्ट होगा, तो इसमें जो एटम्स होंगे वही प्रोटीन के अंदर होंगे, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। दीज आर द मेन एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल। इसके अलावा और भी कंपाउंड्स मौजूद हो सकते हैं, लाइक सल्फर, फास्फोरस। सल्फर को आप कॉमनली देखेंगे, ठीक है, और भी कंपाउंड एटम्स मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, अब आपने अगर एमसीक्यू में पूछे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजियोकेमिकल जो आपके पास प्रॉपर्टी है, कितनी टाइप्स की प्रोटीन है? जी 3। हसनैन आप बताएं बेटा। जी हसनैन, 23। कितनी बेटा? तो बेसिकली आपके पास फिजियोकेमिकल की बेस पर 3 टाइप्स हैं, सिंपल, कंपाउंड और डेरिवेटिव ड्राइव जो होते हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें एक क्वेश्चन आपने साथ में चीजें और मेमोराइज करनी है कि टाइप जो है लाइक सिंपल प्रोटीन है उसकी एग्जांपल्स कौन सी, ठीक है। ऐसे ही कंपाउंड है या जिसको आप कॉन्जुगेटेड बोलते हैं, दूसरा जी डिराइव्ड है, तो इनकी जो एग्जांपल्स है ना वो लाजमी तौर पे है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ग्लोबुलिन जो है वो किसकी एग्जांपल है? सिंपल है, कंपाउंड है कि ड्राइव है? जी बताएं जी, ग्लोबुलिन किसकी एग्जांपल है? जी हैंड लिमिटेड बच्चों के होते हैं, बाकी भी पार्टिसिपेट करें। जी रबिया बेटा आप बताएं, शाबाश। सिंपल। सिंपल की ग्लोबुलिन, ओके। एल्बुमिन भी इसी में आ जाती है। ऐसे ही अगर आपसे पेप्टोन्स के बारे में पूछ ले, जी पेप्टोन्स किसकी एग्जांपल है? जी सादिया बेटे आप बताएं, पेप्टोन्स। जी एहसान आप बताओ बेटे, पेप्टोन्स। सर डेरिवेटिव आई थिंक। हाँ डेराइव्ड में आ जाएंगे, ठीक है। प्रोटीएसेस वगैरह ये इसी में आ जाती है, ठीक है। अच्छा, ऐसी स्ट्रक्चर की बेस पर कितनी टाइप्स है बेटा? 4, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। आपको पता है, वेरी सिंपल है। अगर लीनियर है तो प्राइमरी है, अगर रेगुलर कॉइलिंग जिगजैगिंग है तो सेकेंडरी है, अगर 3 डायमेंशनल के अंदर ट्विस्टिंग फोल्डिंग हुई है तो वो टर्शियरी है, और अगर तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है जैसा कि एंजाइम्स के अंदर होती है वो फिर क्वाटरनरी हो जाती है, ठीक है। तो एंजाइम में बेसिकली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो वो आपके पास नॉर्मली क्वाटरनरी माइंड के अंदर ही कंसिडर होती है। फिर प्रोटीन की डीनेचरिंग है। प्रोटीन की डीनेचरिंग किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? कौन बताएगा? जी हैंड रेज करें, शाबाश। डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं? जी कोमल बेटा आप बताएं। सर टेम्परेचर, पीएच, और 2 चीजें होंगी, थर्ड केमिकल सब्सटेंसेस। क्या? केमिकल सब्सटेंसेस। ओके, विच मे कॉज ऑक्सीडेशन और द रिडक्शन, ठीक है। फिर इसमें कोई ऑक्सीडेशन हो जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो सकती हैं। अच्छा देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की अगर अंदर एनर्जी की बात करें तो वो हीट चेंज लेकर आ सकती हैं, तो उससे भी इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। बेसिकली हमारा जो मेन है वो हीट चेंज है, पीएच चेंज है। अब पीएच चेंज कैसे हो रहा है? किसी भी तरह से पीएच चेंज होगा तो प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, क्या तमाम, चले एक क्वेश्चन है कि डीनेचरिंग ऑफ प्रोटोन से प्रोटीन जो है ये कौन सा प्रोसेस है? रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? जी हैंड रेज करें, शाबाश। जी सुबह बताएं आप। सर इरिवर्सिबल। अच्छा, क्या तमाम प्रोटीन जो है? नो सर, ये तो सबका नहीं होता। हाँ वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो सर कुछ सबका अगर नहीं, टेम्परेचर अगर हम मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल, अगर हम 38 तक लेके जाते हैं, अगर हम वापस 37 पे आ जाएंगे तो वो रिवर्सिबल होगा। लेकिन अगर हम ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे फिर उसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, फिर वो इरिवर्सिबल बन जाएगी। जी अगर उसकी सिर्फ प्राइमरी चेन इफेक्ट हो ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फिर डीनेचरिंग जो है वो रीनेचर हो जाती है। लेकिन अगर तो आप बहुत ज्यादा हीट दे देते हैं, टोटली तमाम जो उसकी कॉइलिंग, जिगजैगिंग, ईच एंड एवरीथिंग डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर इरिवर्सिबल होता है। और इसकी एग्जांपल वेरी सिंपल,
एग वाइट सारी दुनिया ने खा लिया। ओके नेक्स्ट, इसकी कुछ इम्पोर्टेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मोस्ट ऑफ देम जो है बेटा वो आपको मुझसे ज़्यादा पता है। यू आर एमडी कैट स्टूडेंट्स, एमडी कैट वाले स्टूडेंट्स को मैक्रोमोलिक्यूल शायद ही पढ़ाया जाए या मैं कभी पढ़ाऊँ इतनी डिटेल में, क्योंकि उनको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझसे भी ज़्यादा पता होती हैं। ठीक है, लाइक इसमें हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं जिसमें आप ऐड करेंगे तो आई अप्रिशिएट यू। जी इसकी इम्पोर्टेंस अगर आप में से कोई शेयर करना चाहे कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंस हो सकती है ये जो आपके सर पास हमारे सेल का जो 50% जो हिस्सा है ना वो प्रोटीन्स मिलके बनाती हैं। वेरी गुड, ठीक है जी। नेक्स्ट कोई और भी इसमें पार्टिसिपेट करें, हैंड रेज करें जी। सबात आप भी बताएं। यस सर, वो मैं कहने लगी थी 60% होता है ड्राई वेट जो है हमारा। इसके अलावा और भी रेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं जिनके पंजाब में बगैर 50 रिएक्शंस है। पॉसिबल नहीं होते। अच्छा, और इवन प्रोटीन कहाँ कहाँ है जी? प्रोटीन तो हर सारा जगह पर नॉन ही बोनी मौजूद स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का। है। और इसके अलावा सर इसके नेल्स, बाद हेयर जी। हेयर है। ट्रांसपोर्ट में भी यूज हो सकता है, जैसे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन वेरी होती गुड, है हीमोग्लोबिन है, वेरी गुड, उसको आप और सर सेल ट्रांसपोर्टेशन के डिवीजन में पॉइंट ऑफ क्रोमोसोम की सेपरेशन में। क्रोमोसोम जैसे वेरी गुड। हिस्टोन प्रोटीन। एंजाइम बेसिकली खुद प्रोटीन है। हाँ, यस सर। तो इसमें बहुत सी हेरिडिटी के अकॉर्डिंग भी आ जाती है। तो ये तमाम इसी की या किसी इंडस्ट्री के अंदर भी आ जाते हैं। आपको पता है इंडस्ट्री में एक सिंपल सी जो कर्ड फॉर्मेशन होती है वो भी इसी की बेस पर हो रही होती है। सर ठीक है, जेलेटिन जैसे। हाँ जेलेटिन भी इसी एग्जाम्पल में आ जाती है, टैनिंग ऑफ हाइड्स भी आ जाती है, सिटीन वगैरह भी इसी में एग्जाम्पल में है। अच्छा, आप देखते हो कभी बाद दफा आपने बाय द वे मोस्टली स्टूडेंट्स तो केनेंस वगैरह के वो कबाब और इस तरह की चीज़ें, तो उसमें किस तरह से वो जो उसका बोनी नॉन बोनी स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से अटैच हुआ होता है। बेसिकली वहाँ पर भी एंजाइम ग्रो करवाए जाते हैं, और एंजाइम्स क्या है बेसिकली प्रोटीन्स हैं, तो वहाँ पर भी प्रोटीन का रोल है उनकी आपस में कोएगुलेशन के लिए, उनकी आपस में अटैचमेंट के लिए। देन फिर वो कबाब और ये इस तरह की चीज़ें बड़ी ही अच्छी स्टफ के अंदर आपको मिलती हैं, तो वहाँ पर भी ये रोल प्ले करते हैं। इंडस्ट्री में इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तो बेसिकली हमने जो इसकी प्रोटीन की एग्जांपल को डिस्कस करना है वो एंजाइम है। और एंजाइम क्या है बेसिकली आपको पता है, बायो कैटलिस्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, क्या करते हैं उसका रेट केस कर देंगे, इसलिए आप उनको बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। और इटसेल्फ जो एंजाइम है वो प्रोटीन इन नेचर है। ठीक है, इसकी कॉमन एग्जांपल वही अमीनो एसिड्स से मिलकर बने हुए हैं। तो ये तमाम बातें। अच्छा, कितनी स्पीड अप करते हैं जी? निदा अगर आप बता सकती हैं कितनी स्पीड रेट ऑफ रिएक्शन कितना फास्ट करते हैं? सर मुझे तो आपसे कुछ पूछना था। जी क्या पूछना था बेटे? सर ये अमाइनो एसिड्स वाला बुक से करना है? अमाइनो एसिड्स वाला क्या कह रहे हो? अमाइनो से मैं पूछ रही हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा अमाइनो एसिड्स को बुक से करना है? अच्छा देखिए, मैंने अमीनो एसिड्स वगैरह वाला पार्ट जो है ना वो इंक्लूडेड नहीं है, प्रोटीन है। लेकिन मैंने बोला कि आप क्योंकि अमीनो एसिड को आपने पढ़ा हुआ है तो उसके जो नाम है ना जस्ट उनको एक बार आप देख लीजिएगा कौन कौन से हैं आपके पास अमीनो एसिड्स वगैरह। ठीक है, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा सर अब्दुल्ला के साथ एक पेज शेयर कर दूं, उसमें एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, एसिडिक, बेसिक इनके बारे में लिखा हुआ है, तो वो भी आप वहां से शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर टाइम होता ना तो मैं आपके साथ अमीनो एसिड वाला लाजमी टॉपिक शेयर करता, लेकिन ये है कि अभी वो सिलेबस का पार्ट भी नहीं है तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का बाय द वे टाइम नहीं है। तो मैं बेसिकली कल टेस्ट और आगे क्वार्टर और इनको करके आज हमारे पास 9 डेट है तो मैक्सिमम 12 तक हम जा सकते हैं। तो उसमें मैंने FLP और सारे डिस्कस करने हैं, अदरवाइज वो एक्स्ट्रा के अंदर मैं वो भी काउंट कर देता हूँ। तो मैं शेयर करूंगा एक पेज, वो आप सर से फिर ले लीजिएगा। ठीक है, उसमें एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल तमाम तरह की बातें उसमें मेंशन की हुई हैं और साथ में निमोनिक्स भी बनाए हुए हैं। ठीक है, इलमैथ PTV के अकॉर्डिंग टोटल 10 कितने हैं एसेंशियल हैं, नॉन एसेंशियल हैं। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि टोटल कितने एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और कितने नॉन एसेंशियल हैं? कौन बता सकता है? सर 10 है। 10 नहीं है? अच्छा, और कोई बताए? ओके, जनरली हम कहते हैं कि 10-10 है, वैसे 11-9 की रेशियो होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक लाइंस जो है उसके अकॉर्डिंग 10 एसेंशियल है और 10 ही नॉन एसेंशियल। तो अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो हम बात कर रहे थे बायो जो एंजाइम्स हैं। अच्छा, एंजाइम में हमारे पास 2 टाइप्स हैं इसकी, जिसको आप एपो एंजाइम और को एंजाइम बोलते हैं।
जी एपोएंजाइम क्या होते हैं, आप में से कोई पार्टिसिपेट करना चाहे? जो सर जस्ट प्रोटीन होती है जिनमें। ओके हैंड रेज करें, शाबाश जी। मरियम बेटा आप बताएं कि हमारे पास एपोएंजाइम कौन से होंगे और कोएंजाइम कौन से होंगे? जी मरियम गायब हो गई। जी मोहम्मद हसनैन आप बताएं बेटा। सर इनकम्प्लीट एंजाइम होता है, उसमें उसका कोफैक्टर साथ अटैच नहीं होता। कौन सा वाला बेटा? कोफैक्टर जो कोएंजाइम होता है ना, कोफैक्टर वो अटैच नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन होती है उसका पार्ट। अगर हाँ एपोएंजाइम में, ठीक है, और अगर आपके पास नॉन प्रोड्यूस पार्ट आ जाए तो फिर वो कोएंजाइम बन जाता है, ठीक है। अच्छा इसमें ना कुछ एग्जांपल्स आपने याद करनी है, जैसे Fe+2 है, Mg+2 है, Zinc+2 है, ये इसके अंदर क्या आ गए हैं, नॉन प्रोड्यूस पार्ट आ गए हैं। तो इसके आगे फर्दर जैसे क्रोम ऑक्सीडेज है, ग्लूकोज 6 ऑक्सीडेज है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये बातें भी आपने याद करनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से हर साल एक एक छोटी छोटी बात वो आपसे पूछ लेता है, ठीक है। फिर नॉर्मल सी बात है, एंजाइम है तो आखिर पे क्या लगाएंगे, एज की सफिक्स यूज करते हैं। अच्छा ये अब जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उसमें मल्टीपल टाइप्स के जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जिसमें मेटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन है, एनाबॉलिज्म कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? जी हैंड रेज कीजिएगा। जी कोई न्यू बच्चा नहीं अभी तक, वही तमाम जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही है। जी मरियम बेटा आप बताएं, एनाबॉलिज्म कौन सा रिएक्शन है, एंडो है कि एक्सो है? एंडोथर्मिक एक्सो है। तो एनाबॉलिज्म है ना बेसिकली, इसमें लार्ज मॉलिक्यूल जो है ना वो सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं और एटीपीज वगैरह आपने पढ़ा ही हुआ है, बेसिकली वो एनर्जी के पैकेट्स जो है उनको फिर रिलीज करते हैं, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो एनाबॉलिक जो है वो एंडोथर्मिक है, जबकि जो कैटाबॉलिक है वो एक्सोथर्मिक है, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। अच्छा अब एंजाइम वाले में दो तरह के मॉडल आते हैं, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल आता है। अच्छा विच वन इज प्रेफरेबल, इंड्यूस फिट मॉडल और लॉक एंड की मॉडल? जी कौन सा इनमें से प्रेफरेबल है, आपने ये बताना है। जी नूरुल हुदा बेटा आप बताएं कौन सा प्रेफरेबल है? सर इंड्यूस फिट मॉडल। इसकी रीजन पता है बेटे आपको? सर क्योंकि उसमें हम एंजाइम को वाइड रेंज में यूज कर सकते हैं ना, मतलब काफी एक एंजाइम काफी चीजों को कैटेलाइज कर सकता है, रिएक्शंस को, इसलिए। अच्छा असल में ये समझ लें कि इसको ना शेप रिक्वायर्ड नहीं होती फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, वो एक्टिव साइड जो है ना जो वो लॉक नहीं होती। हाँ जी लॉक एंड की के अकॉर्डिंग जो वो रिजिड होता है, लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एक्टिव साइड होती है वो रिजिड नहीं होती। हाँ बिल्कुल सही है, वो यानी अपनी शेप को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, ठीक है। अच्छा तो ये तो सिंपल बात है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, देन आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, सबस्ट्रेट जो है ना वो सेपरेट हो जाएगा, एंजाइम जो है वो दोबारा से आपको वापस मिल जाएगा। अच्छा इसमें जो एंजाइम है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लाइक ये स्पेसिफिक नेचर होता है। स्पेसिफिक नेचर में बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लाइक अगर मैं बोलूँ आपके पास, मेरे पास कुछ एंजाइम है, लाइक यूरेज है, इन्वर्टेज है, जाइमेज है। अब अगर आप इन तीनों की बात करें तो यूरेज किस पर्पस के लिए यूज होता है? जी हैंड रेज करेंगे, यूरेज यूरेज किस पर्पस के लिए यूज होता है? जी मरियम राशिद या उमामा बेटे क्वेश्चन आंसर करें बेटा। ब्रेक डाउन यूरिया के लिए, नॉट यूरिया फॉर्मेशन, यूरिया से ब्रेक डाउन ऑफ यूरिया। ओके, और इन्वर्टेज किसके लिए यूज होता है? सर मोलेसिस से हमारे पास ग्लूकोज बनाने के लिए। ओके मीन सुक्रोज या मोलेसिस से आप ग्लूकोज बना रहे हैं, ओके। इथेनॉल की प्रोडक्शन में हाँ ओवरऑल इथेनॉल के अंदर कह सकते हैं। अच्छा अगर फर्मेंटेशन वो देखें ग्लूकोज से एथेनॉल में जाएं तो जाइमेज। जाइमेज। अच्छा इन्हीं तीन एग्जांपल में देखें, यूरेज है, इन्वर्टेज है, जाइमेज है, इन तीनों में से फर्मेंटेशन में कौन सा यूज नहीं होता? यूरियस। यूरियस। ओके इन्वर्टेज भी यूज होता है, जाइमेज भी यूज होता है, ठीक है। यस सर। अच्छा माल्टेज किस में यूज होता है? माल्टेज को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए। माल्टेज एंजाइम किसके लिए यूज होता है? जी सुभान माल्टेज की बात कर रहा हूं सर माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। ओके ठीक है बेटे। अच्छा अब इसमें
मुझे बता सकते हैं यूरेस, इन्वर्टेज, जाइमेज यूज हुआ ना, आपको रिएक्शन भी पता लगे कौन कौन सी रिएक्शन है। एक यूरिया से अमोनिया और कार्बन डाई, एक सुक्रोज से ग्लूकोज और एक ग्लूकोज से एथेनॉल। मुझे बताएं इन तीनों में कौन सा प्रोसेस जो है वो हाइड्रोलिसिस वाला है? सर सेकंड वाला जो है। ओके सुक्रोज। तो इसमें देखिए वो ऐसे पूछता है कौन सा एंजाइम यूज होता है फॉर द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। तीन ऊपर ऑप्शन दे दी, तो वो आप तीन रिएक्शन दे दी, तो उसमें आप बताएंगे कि जो आपके पास हाइड्रोलिसिस है वो इसके अकॉर्डिंग है। अच्छा, हाइड्रोलिसिस मतलब जिसमें वाटर यूज हो रहा है? जी, वाटर यूज करके उसकी ब्रेकडाउन हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो स्पेसिफिक नेचर है, प्रोटीन नेचर की है। अच्छा, इसके लिए ना जरा एक और भी टर्म यूज होती है, आइसो एंजाइम। क्या होता है आइसो एंजाइम? जी सर सेम ऑर्गेनिज्म which catalyze the same reaction but are chemically या physically different हो। ओके, वेरी गुड। तो अच्छा, इसमें जो एमसीक्यू है कि उनकी फिजिकल और केमिकल नेचर डिफरेंट होती है। आइसो एंजाइम्स की फिजिकल और केमिकल नेचर क्या होती है? डिफरेंट होती है। अच्छा, इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। अगर आप रेट के साथ इसका, कंसंट्रेशन के साथ इसका फैक्टर देखें तो क्या फैक्टर होगा? जी हैंड रेज करें, शाबाश। सर एंजाइम की कंसंट्रेशन के साथ? हाँ जी, एंजाइम की कंसंट्रेशन का रेट के साथ क्या? सर डायरेक्टली है, सर डायरेक्टली है, Directly मतलब relate है। कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो। ओके, वेरी गुड। सर अंडर अच्छा, डायरेक्टली। ओके बेटा, टेम्परेचर की क्या रेंज है? टेम्परेचर सर 37 डिग्री सेल्सियस पे ऑप्टिमम टेम्परेचर किसके लिए? और ये एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए 60 डिग्री है। वेरी गुड, ठीक है। ये अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि आपको पता हो एनिमल के लिए क्या रेंज है और प्लांट्स के लिए क्या रेंज है। अच्छा, पीएच क्या होगी? 6.4 to 6.9। पीएच की सर वो रेंज वैसे सबकी डिफरेंट है, वो तो वेरी करेगी ना। ओके गुड, वेरी कर सकती है। जहां पर मैक्सिमम पीएच मिलेगी वो उसकी मैक्सिमम यील्ड मिलेगी वो उसकी ऑप्टिमम पीएच होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक दो और टर्म्स भी हैं। एक्टिवेटर्स क्या होते हैं और इनहिबिटर्स क्या होते हैं? एक्टिवेटर्स की एग्जांपल अभी मैंने आपके साथ शेयर की, जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है, वो आप उसके अंदर ऐड अप कर देते हैं तो उसकी एक्टिविटी को इनहैंस कर देते हैं। ऐसे इनहिबिटर्स भी होते हैं। जी, इनहिबिटर्स भी होते हैं। वो क्या करते हैं? इनकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देते हैं। अच्छा, इसमें देखें रेडिएशन का इफेक्ट भी होता है। जैसे अभी उन्होंने बोला था एंजाइम जो डीएक्टिवेट हो जाता है, तो ऐसी इन एक्टिवेशन के लिए यूवी है, बीटा रेज है, एक्स रेज है, गामा रेज है, इससे भी वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, इसमें फिर इंपॉर्टेंस है डायग्नोसिस के लिए। आपने पढ़ी है ना, रिकेट्स है, जॉन्डिस है, हार्ट डिजीज है, ठीक है, या ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए क्या है, ब्लड कैंसर के लिए क्या है। तो एक एमसीक्यू है, अल्फा ऑप्शन है LDH1, बीटा ऑप्शन है थ्रोम्बिन, एंड चार्ली ऑप्शन है L एस्पार्जिनेज, एंड डेल्टा ऑप्शन आप बना लें, तीन है तो चौथी बना लें, कोई भी बना लें, नन ऑफ दीज करना। आप मुझे बताएं, दोबारा बोल रहा हूँ, ऑप्शन LDH, बीटा थ्रोम्बिन, चार्ली L एस्पार्जिनेज और डेल्टा आ गया नन ऑफ दीज। ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज के लिए कौन यूज होगी? स्टेटमेंट क्या बोली आपने? सर क्या स्टेटमेंट? बेटा LDH1 है, थ्रोम्बिन है, L एस्पार्जिनेज है, तीन है ना, चौथी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सर कोई भी नहीं यूज होगा। ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज के लिए कौन यूज होगा? हार्ट डिजीजेस की ट्रीटमेंट ना सर, वो तो नहीं होती कोई ऑप्शन। ट्रीटमेंट किसके लिए सर? बेटे ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीजेस कोई भी नहीं सर। अच्छा, हार्ट L एस्पार्जिनेज और L एस्पार्जिनेज तो ब्लड कैंसर के लिए नहीं होती, ट्रीटमेंट फॉर द ब्लड कैंसर। सर इसमें से कोई ऑप्शन नहीं लग रहा। ओके, तो बेटा इसमें से नन ऑफ दीज होगा। देखिए LDH1 डायग्नोज करता है, थ्रोम्बिन जो है वो तो है ही उसके लिए, ब्लड के लिए, और L एस्पार्जिनेज ब्लड कैंसर है, ठीक है। ट्रीटमेंट में ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट क्या आपकी बुक में वर्ड लिखा हुआ है। अच्छा, अब आते हैं इनहिबिशन की हम बात कर रहे थे। अच्छा, इनहिबिशन में आपने पढ़ा हुआ है दो तरह की इनहिबिशन होती है, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, पता है जी इसका? यस सर। कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिशन है उसमें क्या होता है और नॉन कॉम्पिटिटिव में, जी बता सकते हैं? सर कॉम्पिटिटिव में जी बुशरा खालिद बनाएगी, शाबाश बेटे। सर जो कॉम्पिटिटिव है उसके अंदर सबस्ट्रेट और जो इनहिबिटर है दोनों की जो मतलब शेप है वो मैच करती है, तो सर वो कंपटीशन में आ जाती है, तो इनहिबिटर और सबस्ट्रेट की जगह अटैच हो जाता है। इसके नाम के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, कॉम्पिटिटिव, मतलब दोनों एक जगह पे अटैक करने जा रहे हैं,
ठीक है, सेम वे में जा रहे होते हैं, ठीक है, जैसे सबस्ट्रेट अटैक करता है वैसे ही ये करेगा। अच्छा तो अच्छा इधर देखें, जो नॉन कॉम्पिटिटिव है उसमें वो किसी और साइड से अटैक करता है। अच्छा इसके बेस पर इतनी ज्यादा मेडिसिन बन चुकी है ना, ये नॉन कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बेस पर। आपको पता है जब स्टमक इन्फेक्शन होती है तो हम एक मेडिसिन लेते हैं, कौन सी मेडिसिन लेते हैं, स्टमक इन्फेक्शन होगी वो क्या कहते हैं उसको, ओमेप्राजोल साल्ट होता है, ओमेगा भी आती है Yes, sir. और एक और भी इसका नाम है मेडिसिन का, तो ओमेप्राजोल साल्ट है। अच्छा वो क्या करता है, वो बेसिकली नॉन कॉम्पिटिटिव वे में क्या करता है, किसी और साइड से अटैक करके, जब अटैक किसी और साइड से करेगा तो जो आपका एंजाइम है उसकी शेप चेंज हो जाएगी, एक्टिव साइड चेंज हो जाएगी। जब एक्टिव साइड चेंज हो जाएगी तो फिर उस एरिया पे जाकर फूड या कोई और चीज जो आपके स्टमक में वो डिसऑर्डरनेस क्रिएट कर रही होती है वो फिर नहीं होता। तो इस तरह से ये नॉन कॉम्पिटिटिव और इनकी कॉम्पिटिटिव की बेस पर बहुत सी मेडिसिन बनती हैं और इन्हीं की बेस पर प्लांट्स वगैरह के अंदर भी बहुत से अच्छे फर्टिलाइजर्स भी आ रहे हैं, ठीक है, वो भी सारे इन्हीं की बेस पर करते हैं। लेकिन हमारा तो यहाँ पर बस छोटा सा पार्ट था तो जिसको हमने डिस्कस किया है, बाकी रिमेनिंग आप बहुत ज्यादा बायो के अंदर स्टडी करेंगे। इसके अलावा इसमें इंडस्ट्री के अंदर देख लें, जैसे मैंने भी बोला एग्रीकल्चर के अंदर बोला, ऐसे फूड के अंदर, जैसे फूड में ऐसे समझ लें कर्ड फॉर्मेशन है, मैंने आपको और भी बहुत सी एग्जांपल्स दी हैं, वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन करनी है, किस चीज की क्लासिफिकेशन? ये जो एंजाइम की बुक में दी हुई है कि आइसो, ये जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन दी हुई है। हाँ वो भी आइसोमेरेज वगैरह वो नहीं कह रहे हैं आप? जी जी हाँ वो भी एक बार देखेंगे, लाजमी देखेंगे, ठीक है, वो भी करनी है आपने क्लासिफिकेशन, ठीक है। अच्छा इसमें देखें, इसके अलावा ये डेयरी प्रोडक्ट के अंदर भी है, ठीक है, क्लॉथ्स वगैरह के अंदर भी होता है। क्लॉथ्स में आप वो प्रोटीन यूज करते हैं, उससे रिलेटेड भी एमसीक्यू आता है कि प्रोटीएसिस जो है वो एंजाइम यूज होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये मैंने आपके साथ आइडियाज शेयर किए हैं, कल ऐसा करेंगे हम फर्दर इसकी एमसीक्यूज की और प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह क्वार्टर टेस्ट की तरफ मूव करेंगे, देन इंशाल्लाह एफएलपीज, तो फिर आपका ये जो हमारा साथ था बेटे एमडी कैट का वो फिर ऑफर होगा, ठीक है। बाकी फिर भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम्स होंगी तो इंशाल्लाह मैं हेल्प आउट करूंगा, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है। अगेन कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट करते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, उनके लिए सॉरी, लेकिन ये कि वो भी कंसिडर किया करें इस चीज़ को कि कंटिन्यूसली लेक्चर्स होते हैं, 8 o'clock को जाके मैं फ्री होता हूँ और बीच में जो टाइम होता है वो जस्ट हमारे खाने के लिए होता है, ठीक है। तो ये है कि जितना मैक्सिमम मैं रिप्लाई कर सकता हूँ मैं आपको करता हूँ। तो उसमें यह है कि आप मैक्सिमम तैयारी करें। अब इंशाल्लाह कल से हम टेस्ट डिस्कशंस को रखेंगे, आप सभी लोग फुल प्रिपरेशन के साथ वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। अल्फा बीटा डेल्टा चाला जो भी ऑप्शन होंगी आपने उसमें ये भी देखना है कि किसकी ऑप्शन कौन सी है, क्यों है, और ये आपकी पार्टिसिपेशन बेस होगा, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह फिर हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सी यू टुमारो इंशाल्लाह। जी निदा, और आपका कोई क्वेश्चन है बेटे? सर सिलेबस कंप्लीट हो गया है इसका केमिस्ट्री का? हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। कोई टॉपिक अगर आप समझते हैं कि वो नहीं किया हुआ तो मुझे बता दें, हमने ओवरऑल सारे टॉपिक कर लिए हैं। मेरी कुछ क्लास मिस हुई थी, मैं इसलिए कंफर्म कर रही थी कि हो नहीं गया। हमारा बिल्कुल कंप्लीट है बेटे। अब इंशाल्लाह जो मैंने क्वार्टर इसलिए रखे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लासेस नहीं कर ली, तो वो क्वार्टर के अंदर पार्टिसिपेट करें और अटेम्प्ट देखें कि कहाँ पर प्रॉब्लम उनको आ रही है, कहाँ पर उनको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चों के एमसीक्यू लाइक कोई यूनिट 1 में वीक होगा, कोई यूनिट 3 में किसी ने कोई लेक्चर नहीं लिया, किसी ने कोई नहीं, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये वाला एरिया जो है वो हमारे लिए ज़्यादा जिसको हमने फोकस करना है, तो फिर आप इंशाल्लाह उसमें और नेक्स्ट लर्न करेंगे, ठीक है। अब इंशाल्लाह कल मिलते हैं, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, टिल देन अल्लाह हाफिज़। सर जी जी बेटा बोलें। ये जो टॉपिक है वो हम फेडरल बोर्ड से करना है या फिर पंजाब से? क्या ये मैक्रोमोलेक्यूल्स का जो टॉपिक है वो फेडरल बोर्ड से करें, फेडरल के बुक से, या फिर पंजाब की बुक से? आप एमडी गेट के स्टूडेंट्स हैं, आपके पास तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी इसकी, ठीक है। आपने तो इस तमाम चैप्टर्स प्रोटीन एंजाइम और इनको तो आपने बायो के अंदर भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो मैं ये कहूँगा कि आप इसको ओवरऑल स्टडी करें, फेडरल पंजाब हर जगह से स्टडी करें। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मुझे आप लोगों से कम आता है ये एंजाइम वाला चैप्टर, ठीक है, तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं इसको। मैं प्रेफर करूँगा आपको कि आप फेडरल पंजाब के साथ बायो की अपनी बुक भी स्टडी करें, ओके। ओके सर, थैंक यू। कल इंशाल्लाह मिलते हैं, टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।